टुडेज अवर टॉपिक इज केमिकल शिफ्ट यानी रासायनिक विस्थापन। इट मीन्स किसी भी सिग्नल की पोजीशन एनएमआर स्पेक्ट्रम में किस तरह ज्ञात की जाती है। एनएमआर पीक्स ये बताती हैं कि किसी भी यौगिक के अंदर प्रोटॉन किस टाइप का है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। क्लोरीन या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एनएमआर के अंदर अलग अलग पीक्स बताते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही ये एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग एब्जॉर्प्शंस आएंगे, और एब्जॉर्प्शन अलग अलग होंगे तो उनके जो सिग्नल्स हैं एनएमआर के अंदर वो अलग अलग आएंगे। इस तरीके से हम ये केमिकल शिफ्ट को ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन के आसपास उपस्थित बंध बनाने में काम में आने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का निर्माण करते हैं। चारों तरफ उनका इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर किस टाइप का है, इसके आधार पर ही उसके सिग्नल्स या पीक्स हमको मिलते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज रेफरेंस कंपाउंड इज टेट्रामिथाइल सिलेन। अणुओं में विभिन्न प्रोटॉन के रासायनिक केमिकल शिफ्ट ज्ञात करने के लिए जो रेफरेंस यौगिक काम में लिया जाता है वो टेट्रामिथाइल सिलेन है। इसके अंदर CH3 4 SI। इसकी उपयोगिता, ये हम क्यों यूज में लेते हैं, इसका ये कारण है कि ये केमिकली इनएक्टिव होता है। TMS हैज सेवरल एडवांटेज: केमिकली इनएक्टिव, मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक, वोलेटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन, नॉन टॉक्सिक, चीप, सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक solvents, gives a single sharp absorption peak and absorption at a higher field than ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक प्रोटॉन्स। इस तरीके से हम इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, इन प्रॉपर्टी की वजह से ही TMS के NMR संकेत को हम रेफरेंस सिंगल के रूप में लेते हैं और अन्य प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट को इस संदर्भ संकेत के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। किसी भी प्रोटॉन द्वारा प्रदर्शित एब्जॉर्प्शन सिंगल तथा TMS एब्जॉर्प्शन सिग्नल के मध्य विस्थापन को हम केमिकल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। हम यहाँ ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी भी कंपाउंड को यदि हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, और क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से, तो वो कहलाता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और इसके कारण जो NMR सिग्नल्स होते हैं वो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट यानी कि डेल्टा और लैम्डा स्केल के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं। तो कंपाउंड के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक के इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, और एक जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि हमने उस कंपाउंड को रखा हुआ है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। ये इंड्यूस है और ये अप्लाइड है, इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट होने से जो प्रोटॉन है वो शील्डेड हो जाते हैं एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स द अपफील्ड डायरेक्शन। दूसरी कंडीशन हम इसके अंदर, ये वाली जो कंडीशन है इसके अंदर हम देखते हैं कि यदि जो इंड्यूस चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में होने से तो पॉजिटिव शील्डेड हो रहा है, ये पॉजिटिव शील्डेड हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो अपफील्ड की तरफ हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ये देखें कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो पदार्थ का जो प्रोटॉन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, और इनका दोनों एक ही डायरेक्शन में होने से ये इसको रेनफोर्स करेगा और इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कार्य कर रहा है, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी उसको रेनफोर्स कर रहे हैं, तो जो अप्लाइड यानी जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका नेगेटिव शील्डेड हो जाएगा, यानी डी शील्डेड, यानी जो प्रोटॉन है वो डी शील्डेड हो जाएंगे, जैसे और डी शील्डेड हो जाने की सॉरी शील्डेड हो जाएंगे, नेगेटिव शील्डेड हो जाएंगे, तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल जो है वो डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमने इसके अंदर देखी है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर तो शील्डेड हो जाता है प्रोटॉन, और नेगेटिव के अंदर हम ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव में डी शील्डेड हो जाता है और नेगेटिव के अंदर शील्डेड हो जाता है। डी शील्डेड होने से जो वैल्यू है वो अपफील्ड हो जाती है, और शील्डेड होने से एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर जो सिग्नल की वैल्यू है वो डाउनफील्ड हो जाती है। और टेट्रामिथाइल सिलेन जो है वो एज ए रेफरेंस हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं, रेफरेंस
तो रेफरेंस इसलिए क्योंकि वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है सारे, CH3 इसका टेट्रामिथाइल सिलेन जो इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए कि सभी जो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो सेम है। तो सभी का सेम होने की वजह से इनका जो इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम हो जाता है, और इसको हम एज ए रेफरेंस रेफरेंस यौगिक के रूप में इसको हम काम कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टीएमएस के एनएमआर सिग्नल को रेफरेंस सिग्नल के रूप में, रेफरेंस यौगिक और इस एनएमआर सिग्नल, इसके जो एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर इनके जो सिग्नल आते हैं उसको रेफरेंस सिग्नल के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसकी अब इसमें हम एनएमआर स्केल के बारे में जानते हैं। तो एनएमआर स्केल में किसी भी केमिकल शिफ्ट को दर्शाने के लिए जो इकाई हम यूज में लेते हैं उसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये केमिकल शिफ्ट को बताने के लिए जो वैल्यू है वो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर है, और इसीलिए हम टीएमएस को एज ए रेफरेंस किसी भी प्रकार के प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट का मान ज्ञात करने के लिए लेते हैं, और जो वैल्यू है जिसको डेल्टा, जैसे 60/60 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 को हम पार्ट्स पर मिलियन के अंदर यानी 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन के रूप में, इस पैमाने को हम टीएमएस के एब्जॉर्बेंस सिग्नल को 0 मान लिया जाता है, तथा अन्य प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट का मान इसके संदर्भ में बढ़ता है, क्योंकि टीएमएस के एब्जॉर्बेंस सिग्नल की वैल्यू 0 हो गई और बाकी की वैल्यू जो हमने निकाली वो पार्ट्स पर मिलियन में निकाली। एक दूसरा स्केल होता है टॉ। टॉ स्केल में टीएमएस के जो एब्जॉर्बेंस सिग्नल्स का मान 10 आता है, और दूसरे प्रोटॉन के जो केमिकली शिफ्ट का मान है वो इसके रेफरेंस में हम इसको इसका डिक्रीज होता है, आता है टॉ की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस डेल्टा। तो जो डेल्टा वैल्यू ऊपर आई है उसको यदि हम 10 में से माइनस कर देते हैं तो टॉ की वैल्यू मिल जाती है इसके अंदर। यदि टीएमएस से इस इस पैमाने में टीएमएस के एब्जॉर्शन सिग्नल को शून्य मान लिया जाता है, और अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान इस संदर्भ में बढ़ जाता है। तो टॉ की वैल्यू भी जो निकाली है टॉ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। इसी तरह से यदि हम देखते हैं कि रासायनिक विस्थापन के चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या फ्रीक्वेंसी, इनकी वैल्यू भी हम पीपीएम में डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा पीपीएम इज इक्वल टू एच एस माइनस एच आर अपॉन एच आर इंटू 10⁻6। एच एस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सैंपल सोल्यूशन, और एच आर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेफरेंस सोल्यूशन। उसी तरह से यहाँ पर न्यू एस का मतलब हो गया इसके अंदर फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, और न्यू आर का मतलब हो गया रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ रेफरेंस सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सैंपल और रेफरेंस का ले लेंगे, और न्यू सैंपल और रेजोनेंस का लेकर के हम डेल्टा की वैल्यू पीपीएम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि एल्केन एल्कीन और एल्काइन की तुलना करें, जैसे ये एल्केन एल्कीन और एल्काइन, इनकी तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि sp3 sp2 और sp कार्बन परमाणु की बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के अनुसार इनकी एब्जॉर्बेंस हाई फील्ड की और शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ ये हाई फील्ड से लो फील्ड, और इधर से चलेंगे तो ये लो फील्ड टू हाई फील्ड हो जाएगी। पर क्योंकि यहाँ पर हम ये वन एल्काइन, क्योंकि जो sp है यानी एल्काइंस में जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके कारण यहाँ पर जो इनका क्रम होगा वो sp2 sp और sp3, और इधर हो जाएगा लो फील्ड और इधर हो जाएगा हाई फील्ड। तो बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के अनुसार इनका एब्जॉर्बेंस हाई फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा।